अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एनडी के पास पेपर्स के बारे में कि मैंने आप लोगों को बताया कि एनडी का जो है सेकेंड राउंड होने वाला है। तो तकरीबन अभी आज से कोई 10 दिन बाकी हैं सेकेंड राउंड के अंदर। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। और तैयारी एनडी की बात करूँ या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूँ या फिर एमडी कैट की बात करूँ ईगैट की बात करूँ किसी भी चीज़ की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर जो रखते हैं जो उसके पास पेपर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर है उनके पास पेपर्स को आपने पढ़ना लाजमी होता है। यहाँ तक कि अगर आप पास पेपर्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो। मतलब जितने भी एमसीक्यूज हैं पिछले आप 20 साल उठा लो, चाहे मैं एमडी कैट की बात करूँ ई कैट की बात करूँ एनडी की बात करूँ कराची यूनिवर्सिटी की बात करूँ या फिर दाऊद की बात करूँ। तो आप 20 पिछले 20 साल पास पेपर जो है उठा के उनके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद हैं वो कॉन्सेप्ट की तैयारी आप करते जाओ। तो इससे क्या होगा कि आप वो जब कॉन्सेप्ट लोगे तो आपका अप्रोक्स 90% जो भी पेपर के अंदर चीज़ आनी है जो भी एमसीक्यूज आने हैं वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो हम जो है इसी हवाले से जो है हम जो है पास पेपर्स हमने चैप्टर वाइज कैटेगराइज किए थे और उनकी जो है हम उनको जो उनके जो है कॉन्सेप्ट हम समझना हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था जो कि सिस्टोमेट्री था। नेक्स्ट चैप्टर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का जो है वो स्टार्ट करना है आज। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 3s2 3p1। कोशिश करें आप कि जो है अपने पास एक नोटपैड या फिर रजिस्टर और साथ साथ एक जो है पेन रख लें ताकि जो है आपको नोट डाउन करने में आसानी हो और जब आप बाद में रिवाइज करें इस चीज़ को तो आपको जो है आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए वैलेंस कहते हैं लास्ट शेल को। वैलेंस का मतलब होता है लास्ट और शेल तो शेल को बोलते हैं मतलब ऑर्बिट जो होता है हमारे पास ऑर्बिट कह लो या फिर एनर्जी लेवल कह लो कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास वो है 3s2 3p1। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, तो उस एलिमेंट की बताओ कि भाई वैलेंसी जो है कितनी होगी अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास इसकी लास्ट सेल की 3s2 3p1 हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसकी करेंगे तो देखो हम यूं करेंगे कि भाई सबसे पहले 1s आता है फिर 2s आता है फिर 2p फिर 3s और फिर 3p, क्योंकि 3p1 है तो 3p1 पे हमने भी खत्म कर दिया। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती या फिर रिवाइज नहीं है तो ये देख लें कि एक सीरीज होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि जिसमें हम 1s 2s 2p अगर ये सीरीज ये पूरी एक सीरीज चलती है या तो सीरीज याद हो आपको, अगर सीरीज याद नहीं है तो ये देखें यहाँ पे इस तरीके से हम जो है इसको सीरीज को बना सकते हैं कि सबसे पहले हमने 1s लिखा फिर 2s और 2p 3s 3p और 3d 4s 4p 4d और 4f फिर 5s 5p 5d 5f फिर एक एक कम करते जाएंगे। पहले शुरू में एक एक बढ़ाते जा रहे थे इसके बाद p d और फिर f फिर यहाँ पे 2f फिर उसके बाद एक एक कम करते जाएंगे 6s 6p 6d 7s और 7p क्योंकि टोटल 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास पीरियड टेबल के अंदर तो इसलिए हम जो है उसको 7 तक ही महदूद रखेंगे। फिर हम इस तरीके से एक जो है एरो बनाते जाएंगे सब में इस तरीके से एरो बनाते गए। तो अब यहाँ से ये देखें अब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से जब हम चलते रहे तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास 1s आ रहा है तो हमने यहाँ पे 1s लिख दिया। फिर हम यहाँ पे चले अब उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास 2s आ रहा है तो हमने यहाँ पे देखा 2s लिख दिया सीरीज में आप देखते जाए। फिर ये भी खत्म हो गया फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो देखिए पहले क्या आ रहा है जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो पहले क्या आ रहा है 2p तो हमने 2p भी वहाँ पे लिख दिया। आप देखें 2s के बाद 2p फिर आ गया 3s तो 3s लिख दिया फिर 3p लिख दिया फिर 4s लिख दिया 3d लिख दिया 4p 5s 4d 5p 6s इस तरीके की सीरीज चलती जाएगी 4f 5d 6p 7s 7p पे सीरीज खत्म हो जाएगी। तो सीरीज आप अपने पास पूरे बना लीजिएगा, मैंने जो है पूरी नहीं बनाई 5p तक बनाई है बाकी आप लोग उससे बनाएंगे। अब एस के अंदर जो है यहाँ पे s2 लिखा है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं,
डी के अंदर कितने आते हैं? 10 आते हैं। और एफ के अंदर कितने आते हैं? 14 आते हैं। अब ये कैसे आए? तो क्या करें भाई, याद कर लें। याद करने का एक आसान तरीका भाई, पहले शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और पहले सब शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर उसके बाद याद रखने के लिए ये कि भाई 4 4 का डिफरेंस इसके अंदर होगा। 2 के बाद 6, फिर 4 यानी कि 10, फिर 4 यानी कि 14। वरना अगर मैं बताऊं कि भाई कैसे होते हैं, तो अगर ये पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा हो, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे ही हम बात करते हैं पहले ग्रुप की, तो जब हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो देखें ब्लॉक की बात करते हैं, बल्कि पहले ना कि हम ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया। टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं? अगर हम बात करें टोटल पीरियोडिक टेबल की, तो टोटल जो है हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, सही है। और वो वही 4 ब्लॉक होते हैं एस, पी, डी और एफ। तो एस ब्लॉक कौन सा होता है भाई? ये जो 2 ग्रुप आ रहे हैं आपके पास, एक 1A ये वाला, ये ग्रुप, और साथ साथ ये ग्रुप, ये एस ब्लॉक होता है। ये दोनों, ये एस ब्लॉक, सही है। और ये जो है हमारे पास, ये यहाँ से 3A से लेके 8A तक, 3A से लेके 8A तक ये हमारे पास जो है ब्लॉक होता है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल, कोई अगर मुझे मिल जाए सुटेबल, तो ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए, ये इस तरीके से होता है कि ये जो है हमारे पास एस ब्लॉक आ गया, ये हमारे पास ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक आ गया, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और ये डी ब्लॉक, और नीचे वाला जो होता है वो एफ ब्लॉक होता है, सही है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एस, पी, डी और यहाँ पे एफ। अब देखो एस के अंदर भाई ग्रुप 1 है और 2 है, 2 हैं, तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने डाले? 2 इलेक्ट्रॉन डाले। पी के अंदर देख लो 6 डाले थे, 4 4 के डिफरेंस है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइनें आ रही, 6 ग्रुप आ रहे, तो हमने बोला भाई पी के अंदर कितने आएंगे? 6। अब डी के अंदर आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें आ गई। तो हमने बोला कि भाई डी के अंदर कितने आएंगे? 10 आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ आप काउंट कर लीजिएगा, एफ के अंदर जो है 14 आते हैं, तो इसलिए जो है हम 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि भाई लास्ट शेल के अंदर कितने हैं? 3s और 3p1। अब ये बात समझ आ गई होगी कि अच्छा ये शेल होता है कि ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल के अंदर होंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये जो होता है ना, ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब लास्ट शेल देखो, अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो पहले शेल के अंदर 2, तो पहले शेल अगर हमने इसका बनाया तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर कितने आते हैं भाई? 8 आते हैं, तो 2 और 6 8 आ गए। और तीसरे शेल के अंदर फिर कितने आएंगे? 2 और 1 3 होगा, तो ये 1 और ये 2 3 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई? 3 हो गए। अब एक चीज मैं बता दूं कि भाई आखिरी शेल में, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही जो है उसका ग्रुप होता है। जैसे कि अगर आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 3, ठीक है, क्योंकि आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप क्या होगा? 1A। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप क्या होगा? 2A। 3 है तो ग्रुप क्या होगा? 3A। 4 है तो ग्रुप 4A, और इसी तरीके से 8 है तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 8A, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमने बना लिया कि भाई आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब अच्छा वैलेंसी क्या होगी भाई अब इसकी? तो इसकी वैलेंसी होगी +3। अब क्यों होगी? सवाल है। 1A है, वैलेंसी कितनी भाई? +1। 2A है, वैलेंसी कितनी? +2। वैलेंसी याद करना बड़ा मुश्किल काम है,
बोलते रहते हैं, लेकिन बच्चों को वैलेंसी याद नहीं होती। तो कोशिश करें अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि जो है वैलेंसी को अपने दिमाग में बैठा लें। 2a है तो वैलेंसी प्लस 2, 3 है तो वैलेंसी प्लस 3, 4a है तो वैलेंसी प्लस 4, और साथ साथ माइनस 4, दोनों होती है वैलेंसी, प्लस 4 भी होती है और माइनस 4 भी होती है। 5a है वैलेंसी माइनस 3, प्लस 4 तक जाएगा, 4a की वैलेंसी प्लस 4 माइनस 4, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, प्लस 4 माइनस 4, फिर उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, माइनस 4 के बाद माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 और फिर 0। तो माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 और फिर 0। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब प्लस 1 का मतलब क्या है भाई? प्लस 1 वैलेंसी क्यों है? आखिरी शेल में डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, टेबल अगर मैं खोलूं, तो वने वाले जितने भी हैं सबके लास्ट शेल में कितने होंगे भाई? आखिरी शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो बिलोंग करेगा किसे? 1a से। तो इसका मतलब 1a के आखिरी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, और आखिरी शेल को कंप्लीट होने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब मुझे बताओ भाई, क्या इसके लिए आसान है कि ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर ले? तो आप बोलोगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो ज्यादा आसान है, बनिस्बत इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब भी कोई एलिमेंट या फिर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो इसलिए 1a वाले जितने भी हैं सबके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव का 1। ठीक है। 2a वाले भाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कितने फिर कंप्लीट होने के लिए? टोटल 8 चाहिए। तो आप बोलोगे भाई 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? आसान मेरे ख्याल से तो यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपना ये डोनेट कर दे। तो डोनेट करा तो चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो पॉजिटिव का 2। तो ये देखो 2a की वैलेंसी पॉजिटिव का 2, 3a के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है तो प्लस का 3। 4a के लिए क्या आसान है? 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, 4a से बिलोंग करता है तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो चाहिए कितने? 4 ही चाहिए भाई। आखिरी शेल को आपने याद कर लेना है, खोल के पी लेना है कि आखिरी शेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए तो 4 हैं, या तो 4 एक्सेप्ट कर ले या तो 4 डोनेट कर ले। दोनों में से क्या आसान है? तो भैया आप बोलोगे कि दोनों ही बराबर है, या तो एक्सेप्ट कर ले या तो डोनेट कर ले। तो इसलिए हमने बोला कि भाई दोनों ही आसान है, तो प्लस भी दे दो और साथ साथ माइनस भी दे दो। तो प्लस भी दे दिया, माइनस भी दे दिया। अब 5a के लिए भाई आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अब 5 इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए। तो 3 लेना आसान है या 5 डोनेट करना आसान है? तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 3 एक्सेप्ट करना आसान है। तो एक्सेप्ट करना, डोनेट कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव 3 एक्सेप्ट कर रहे तो 3 एक्सेप्ट कर रहे तो भाई नेगेटिव का 3 इसके ऊपर आ गया, फिर नेगेटिव का 2 इसके ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव का 1 इसके ऊपर आ जाएगा। 8 वाले ना एक्सेप्ट करते हैं ना डोनेट करते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर 0 चार्ज, नो चार्ज। ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि भाई यही सवाल हो आपसे कि भाई आखिरी शेल में 3 है तो भाई बताओ वैलेंसी क्या होगी। आखिरी शेल में 4 है तो आप तब भी आपको वैलेंसी पता नहीं हो सकती है, तो ये भी सवाल हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि पास्ट पेपर्स के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ना। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिहाज से मैंने पूरा एमसीक्यू समझा दिया कि भाई आपसे 2 भी पूछ लिया, 1 भी पूछ लिया, कोई भी पूछ लिया तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। तो अभी तो आखिरी शेल में 3 है तो इसकी तो 3a से बिलोंग करता है और 3 की वैलेंसी आपको पता चल गई प्लस का 3। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास। क्या कह रहे हैं भाई?
X ion contain 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। एक आयन है, अब पता नहीं है क्या है तो इसे एक्स नाम दे दिया, कोई भी अननोन चीज होती है एक्स नाम देते हैं। कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 जो है न्यूट्रॉन होंगे। व्हाट इज इट्स मास नंबर? तो भाई इसका मास नंबर यानी कि मास नंबर की बात करूं, एटॉमिक मास की बात करूं, बात जो है बराबर होती है। तो मास नंबर इसका जो है क्या होगा? अब मास नंबर निकालने के लिए भाई मास नंबर निकालना है तो फॉर्मूला देख लो। कह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन 18 हैं, न्यूट्रॉन 20 हैं, मास नंबर मुझे बता दो। मास नंबर की बात करूं, एटॉमिक मास की बात करूं या मोलर मास की बात करूं, तो तीनों बात क्या है? बराबर है। अच्छा, अब बराबर है, तीनों का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है एटॉमिक मास का या फिर मास नंबर का? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक और चीज बता दूं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होते हैं प्रोटॉन के, यानी कि हमारे पास जितने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही जो है नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतना ही जो है उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर, तो तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, चाहे मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, चाहे मैं प्रोटॉन की बात करूं, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो तीनों जो है बराबर होगी। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अच्छा तो तीनों बराबर है भाई। तो इलेक्ट्रॉन भी 18 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 18 होंगे। तो मास नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 होंगे, तो 18 और 20 प्लस कर लिया तो भाई 38 आंसर आ गया। तो देखते हैं 38 आंसर मौजूद है कि नहीं। 38 है तो भाई 38 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं द लोएस्ट एनर्जी लेवल विच ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव। एनर्जी लेवल अभी मैंने बताया कि एनर्जी लेवल कहूँ, एनर्जी लेवल भी शेल को बोलते हैं, ऑर्बिट भी शेल को बोलते हैं और स्टेशनरी फेज भी शेल को ही बोलते हैं। तो ये शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कम से कम इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई आपको पता हो। तो ये पहला शेल, फिर ये दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल और फिर सातवां शेल। पहले शेल को नाम देते हैं, ये बॉहर्स ने बताया था, सही है। ये जो शेल्स के बारे में जो है, शेल्स को स्टेशनरी फेज का ये जो शेल को एनर्जी लेवल जो है बॉहर्स ने कहा था कि शेल जो है एनर्जी लेवल भी होते हैं और एनर्जी लेवल के उसके उन्होंने नाम बताया। पहले एनर्जी लेवल को के का नाम दिया, दूसरे को एल का, तीसरे को एम का, एन का, ओ का, पी का और क्यू का। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि के की वैल्यू जो है क्या होती है हमारे पास? 1 होती है, क्योंकि वो पहला एनर्जी लेवल है तो के की वैल्यू 1। फिर एल जो है दूसरा एनर्जी लेवल है तो एल की वैल्यू 2 होगी, एम की वैल्यू 3 होगी, एन की वैल्यू 4 होगी। इस तरह से जो है ये जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे तो वो वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास और आपसे कह रहे हैं कि कैथोड रेज confirms the presence of particles of an atom। कैथोड रे कौन से पार्टिकल, एटम के अंदर कौन से पार्टिकल की प्रेजेंस को बताता है? तो कैथोड रे, एक चीज मैं आपको बताऊं अगर इसके अंदर कि भाई कैथोड रे बताता तो इलेक्ट्रॉन की उसको है। क्यों बताता है? कैथोड रे के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है नेगेटिव। दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब कैथोड रे जो है कंफर्म करता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है
और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, अब जरूरी नहीं है कि भाई यही एमसीक्यू तो एग्जैक्ट आपसे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, तो वो जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, 1897 के अंदर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। चार्ज कितना होता है इसका, तो चार्ज जो है इसका होता है, अच्छा पहले तो देख लें कैसे डिस्कवर किया था। 9 क्लास की बुक है, ज़ाहिर है आपने पढ़ी होगी, तो कुछ जाहिर है आपको देख के बहुत सी चीज़ें याद भी आ रही होंगी कि भाई ऐसा ऐसा हमने यहाँ पे पढ़ा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कैथोड होता है, साथ साथ एनोड होता है। ये वैक्यूम मौजूद है जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये कैथोड, अच्छा कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले थे वो सारे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके यहाँ पे एनोड के पास चिपक जाते हैं, एनोड की तरफ जाके स्टिक हो जाते हैं, वॉल के पास के स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि भाई ये जो है पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको जो है उन्होंने नाम दे दिया कैथोड का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड रेज को कहा जाता है, ठीक है। तो देख लें जिसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एमसीक्यूज में आ सकता है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो चीज़ें कंफर्म करूंगा, वो हर एक चीज़ जो है एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो चार्ज इसका होता है 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। सी यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, सी आप लोग अपने पास से लिखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम। तो इतना जो है इसका चार्ज होता है। मास कितना होता है, 9.109 एक्सपोनेंट -31 केजी। केजी के अंदर बोले तो -31 होगा। ग्राम के अंदर बोले तो -28, ठीक है। -28,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 हो जाएगा ग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये मास हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, और आपसे कह रहे हैं कि गामा रेज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, गामा रेज जो है किस फॉर्म के अंदर इमिट होती है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म के अंदर, न्यूट्रॉन की फॉर्म के अंदर, प्रोटॉन की फॉर्म के अंदर, इन तीनों में से किसके अंदर इमिट होती है। तो गामा रेज देखिए 3 किस्म की रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, हम जिनके बारे में पढ़ते हैं ज्यादातर। एक्स रेज भी होते हैं और भी बहुत सारे रेज होती हैं। तो गामा रेज क्या है, बेसिकली हमारे पास हाई एनर्जी फोटॉन्स, हम इनको फोटॉन्स तो कह सकते हैं। फोटॉन्स क्या होता है, प्लैंक्स ने बताया था फोटॉन्स के बारे में कि फोटॉन्स जो है एनर्जी पैकेट्स होते हैं, सही है, कि जो भी रेस ट्रैवल करती हैं वो इन द, तो जो एनर्जी होती है उसकी, उनको जो है फोटॉन्स का नाम दे दिया गया एनर्जी पैकेट्स को, ठीक है। ये प्लैंक्स ने बताया था। तो इसलिए फोटॉन एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो जितनी भी रेज हैं, हर रेज की, हर रेज जो है उसको हम हाई एनर्जी फोटॉन तो कह सकते हैं, लेकिन अब हर उसको हम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक पार्टिकल हैं। लेकिन गामा रेज जो है वो एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन और ना ही न्यूट्रॉन। तो इसलिए हम इसको फोटॉन तो कह सकते हैं, लेकिन हम इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन नहीं कह सकते। तो दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स विच आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो भी एलिमेंट्स रेडिएशन करते हैं, वो आते हैं, कैसे आते हैं, जब भी न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो टूटता है, तो रेज एमिट होती है। भाई ये हम जो है 9 क्लास के अंदर हमने ऐसा पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी के अंदर, कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कि जब भी न्यूट्रॉन हमारे पास डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, कि जिस तरीके से ये देखो
रेडियो एक्टिविटी कैसे होती है भाई कि ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस होता है। अब जैसे न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन होते हैं और साथ साथ न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही बहुत ज़्यादा हम पेनिट्रेट करते हैं, न्यूक्लियस जब पेनिट्रेट होते हैं या फिर अनस्टेबल होते हैं, अगर हम सुइटेबल वर्ड के लिहाज से बोलें तो अनस्टेबल होते हैं, तो ये अपने अंदर से रेस को एमिट करते हैं। तो ये अपने अंदर से पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, तो वो रेडिएशन कहलाती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेडिएशन कहलाती है। जो ऐसे एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है रेस हमारे पास जो यहाँ पे निकलेगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास रेडिएशन कहलाएगी। तो फ्रॉम न्यूक्लियस, तो ये भी कहां से इमिट हो रही है हमारे पास, फ्रॉम न्यूक्लियस, तो ये भी न्यूक्लियस से इमिट हो रही है ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिविटी वो कहलाती है जब भी कोई भी रेज हमारे पास न्यूक्लियस से इमिट हो रही होती है। लेकिन बट नॉट अ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की तरह नहीं, फोटॉन तो हम कह सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसको हम नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारे पास एक जो सबसे सुटेबल आंसर है वो नन, नन ऑफ दीज भी कह सकते हो आप, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, नन भी हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा सॉरी मैं वो नीचे चला गया, सेम ऑप्शन थे तो इस वजह से यहाँ पे जो है क्या जाएगा ये नन ऑफ दीज या फिर नन। Which particle in the nucleus have the same charge? कौन सा पार्टिकल ऐसा है न्यूक्लियस के अंदर जो भाई जिसका चार्ज जो है सेम होगा एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव साइन, लेकिन उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड हैविंग 1836 टाइम मास देन इलेक्ट्रॉन। 1836 गुना ज्यादा मास होगा बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के। और उसके ऊपर ये चलो अगर नहीं भी समझ आ रहा तो एक चीज तो आपको क्लियर है, पॉजिटिव साइन न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक चीज होती है और वो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, प्रोटॉन। जी, तो प्रोटॉन जो है हमारे पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और 1836 गुना इसका मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, अभी मैंने आपको लास्ट एमसीक्यू के अंदर बताया कि 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 चार्ज होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो लेकिन बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज में और उसके चार्ज में फर्क क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा। अच्छा, फिर लिखा है कि भाई प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन देखें तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे हल्का पार्टिकल, सही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों में से सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन है। और सबसे हैवीएस्ट कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। 1836 टाइम हैवियर होता है प्रोटॉन देन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना, वैल्यू याद करनी है, 1836 गुना ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन 1839 टाइम्स हैवियर है। वो 1836 टाइम प्रोटॉन हैवियर होता है और 1839 टाइम न्यूट्रॉन से हैवियर होता है। तो दोनों का मास लगभग बराबर होता है, लेकिन वैल्यू फिर भी आपको ये दोनों याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिख भी दी 36 और 39। तो ये चीज भी पता चल गई। पॉजिटिव साइन तो पता ही होगा, प्रोटॉन के पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन। तो ये चीज हमारे पास ये प्रोटॉन हो जाएगा। गामा रेज, अब रेज है तो हैव क्या हो सकता है भाई, यूनिट मास, मास तो नहीं हो सकता पहली बात, सही है। तो मास जहां भी आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास गलत हो, क्योंकि यूनिट मास कह रहे हैं या फिर माइनस चार्ज, और गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। तो जीरो मास यानी कि मास नहीं है, और जीरो चार्ज कोई चार्ज भी नहीं है। ऑप्शन तो सही हो गया ही हमारे पास, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दो ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन दे दिया गया ए बी,
ए एंड बी बोथ ऐसा देते हैं, तो आपको ऑप्शन सारे पढ़ने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक ऑप्शन पढ़ के बस सही है भाई, तो फिर वो पता चला हो ये तो डी था जिसमें ए और बी दोनों आना था। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ऐसे एमसीक्यूज के अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि दोनों जो ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं, ए एंड बी, ए एंड सी, तो वो दोनों ही जो है करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑप्शन ऑलरेडी हो गया है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज में आते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई अल्फा, अच्छा ये थोड़ा एडिशनल बता दिया कि भाई अल्फा रेस का चार्ज जो है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बीटा रेस का नेगेटिव होता है, और गामा रेस का कोई भी चार्ज नहीं होता। अच्छा, नंबर 8 पे आते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल और शेल। शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं। एक चीज पता होनी चाहिए भाई, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थोड़ा सा पता होगा, इतना तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होगा कि भाई पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये पता है। दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये भी पता है, अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया भी था। तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नहीं भी पता हो तो सुन लो, तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वैसे याद है। तो भाई दो तो याद है ना, 2 और 8, तो बारी बारी पुट करके देख लो कि कौन से में जो है सही आ रहा है। तो बारी बारी पुट करके देखते हैं। पहले 2n स्क्वायर था, अच्छा के सबसे पहले पहला शेल के शेल, के की वैल्यू हमने बोला कि भाई बहुत ने बताया कितनी होगी, फर्स्ट 1 होगी, फर्स्ट शेल है, तो के की वैल्यू 1, एन की जगह पुट करके के की वैल्यू, पहले शेल की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 2 2 आ गया। पहले शेल तो सही हो गया, दूसरा भी देख लेते हैं भाई। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, दूसरा भी सही हो गया। तो हमारे पास हमें इतना पता चल गया कि भाई आंसर पहला वाला ही है। आप जो है तीसरा भी पुट करके देख लो, तीसरा 18 अगर पता है तो 18 आना है, चेक करना कि भाई 18 आ रहे हैं या नहीं। 3 पुट करोगे जब इसके अंदर, यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 भी आ गया। तो फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मैंने बोला कि चले जाइएगा तो चेक कर लीजिएगा कि आगे वाले ऑप्शन सही हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा 9 पे आते हैं, तो भाई 9 में है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन आयोडीन। अच्छा, एक चीज ऐसी कोई भी चीज है तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ये आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो है क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। अच्छा, अब ऐसा होता है कि भाई कभी यहाँ पे, यहाँ की जगह यहीं पे दे दिया, ऊपर और नीचे करके दे दिया, या ऊपर और यहाँ पे ऊपर और नीचे करके दे दिया, और नीचे ऊपर करके कुछ भी करके दे दिया। आपको सिंपली याद रखना है भाई एटॉमिक मास ज्यादा होता है। एक फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस करेंगे तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो एक तरफ सिर्फ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, और एक तरफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि एटॉमिक मास। तो आपको मेरे ख्याल से तो क्लियर है कि बड़ी वैल्यू किसकी होगी, जहां पे सिर्फ प्रोटॉन है या जहां पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भाई जो भी ज्यादा वाली वैल्यू हो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, और कम वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही खत्म हो गई कि भाई लेफ्ट पे ये होता है, राइट पे होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी होता है। ज्यादा होता है एटॉमिक मास, कम होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बता चुका, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पूछ रहे हैं आपसे हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन आयोडीन दिस। ये प्रोटॉन है और ये एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास में से जब प्रोटॉन को माइनस करेंगे सिंपली, तो हमें पता चल जाएगा भाई न्यूट्रॉन कितने हैं। ये देख लो,
मास नंबर ये आप लोग खुद से निकालोगे, मास नंबर बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, सही है। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन को इधर ही रखा, प्रोटॉन प्लस में है, वहां पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो मास नंबर या एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो यानी कि एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। कैलकुलेट कर लेंगे आप खुद से, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा ताकि आप लोग जो है खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइडेंटिकल बोलते हैं एक जैसे को, यानी कि सेम को। तो कौन से भाई इसमें से जो सेम है, तो आपने बताना इन चारों में से कौन सा सेम है। तो अब अच्छा, इससे पहले एक चीज आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि दो चीजें होती हैं हमारे पास। क्या क्या होता है भाई, एक होता है एटम और दूसरा होता है आयन। तो एटम जैसे कि सी ए हो गया, एन ए हो गया, ओ हो गया, ये एटम है, सही है, ये एटम है। और आइंस क्या होते हैं, सी ए प्लस टू, एच प्लस वन, ओ माइनस टू। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज आ रहे होते हैं वो आइंस होते हैं, और एटम जो है सिंपल ऐसे ही होते हैं। अब आइंस भी दो किस्म के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव आयन हो गया और साथ साथ नेगेटिव आयन हो गया। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा बताना था, जाहिर है। पहला ऑप्शन था हमारे पास सी ए प्लस टू और एम जी प्लस टू। दोबारा बता दूं, आइडेंटिकल मीन सेम, इन चारों में से कौन सा सेम है बस ये बताना। पहले पे आ जाओ, सी ए प्लस टू और एम जी प्लस टू। तो अच्छा, प्लस टू का मतलब, प्लस का मतलब भाई क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सी ए ने क्या किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन। अब आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि सी ए का एटॉमिक नंबर क्या है। एक पीरियड टेबल आपके पास लाजमी होना चाहिए जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो। तो इसके अंदर सी ए देख लो, ये रहा सी ए। सी ए का एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 20, ठीक है। ऊपर एटॉमिक कम वाला यहाँ पे 20 है और नीचे 40 है। तो कम वाला बता चुका हूँ मैं, जहाँ पे भी कम वाला आएगा एटॉमिक नंबर, जहाँ पे ज्यादा वाला आएगा एटॉमिक मास। आ जाओ भाई वापसी, आ गया। अच्छा, तो 20 था एटॉमिक नंबर, दो डोनेट कर दिए, दो लॉस कर दिए, बचे कितने, 18। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। एम जी प्लस टू, भाई एम जी भी देख लेते हैं अब। एम जी 12 प्लस टू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किए होंगे, लॉस किए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो भाई पहले में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10 हो गए। तो यहाँ पे 18 थे, यहाँ पे 10 थे। तो मेरे नहीं ख्याल कोई सिमिलैरिटी है, जब 18 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तो। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, एन ए प्लस वन और ओ माइनस टू। एन ए का एटॉमिक नंबर 11, प्लस वन का मतलब एक लॉस किया हुआ है। प्लस का मतलब लॉस करना, और एक है तो एक लॉस किया हुआ है। तो भाई 11 में से एक निकाल दिया, 10 बचे, तो 10 के लिए ऐसे पहले में 2, दूसरे में 8 बना दिए, 10 हो गए। और ऑक्सीजन माइनस टू, ऑक्सीजन अगर हम जाएं तो ऑक्सीजन का 8, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 8 के बाद 2 गेन कर लिए तो 10 हो गए। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तो 10 हो गए। यहाँ पे भी 10 थे और यहाँ पे भी 10 हो गए। तो आइडेंटिकल तो हमें समझ आ गया कि भाई आइडेंटिकल हाँ लग रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो बाकी ऑप्शन भी आप खुद से देख लें। भाई एम जी प्लस टू मतलब ऐसे ही बनेगा ना, सॉरी ऐसा बनेगा, एम जी प्लस टू और ओ प्लस टू। ओ के पास 8 थे, प्लस टू मतलब 2 लॉस कर दिए, तो 2 लॉस कर दिए तो 6 बच गए। तो एक तरफ 10 और एक तरफ 6 नहीं हो सकता। चौथा भी ऑप्शन है से आप उसको समझ लेंगे कि हाँ यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हमें समझ आ गया कि भाई यही है।
तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, अल्फा रेज आर फास्ट मूविंग। अल्फा रेज क्या है भाई, फास्ट मूविंग क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर फोटॉन है, क्या है। तो अल्फा रेज जो है क्या होते हैं हमारे पास, आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई को हम जो है क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। अब क्या सिर्फ हम ही बोलते हैं या और भी कोई बोलता है? तो हम पागल नहीं हैं, और भी कोई बोलता है। और वो कौन बोलता है भाई, वो बोलते हैं चैडविक बोलते हैं, जेम्स चैडविक बोलते हैं। जेम्स चैडविक ने कहा कि भाई क्या करना है आपको, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवानी है। अगर आप यहाँ पे पढ़ो, चैडविक फाउंड दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम, बेरिलियम पे किसको बम्बार्ड करवाया भाई, अल्फा पार्टिकल्स को। अब अल्फा पार्टिकल्स ये बेरिलियम पे बम्बार्ड कराएंगे किसको, अल्फा पार्टिकल्स को। तो अल्फा पार्टिकल्स की जगह पे इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हीलियम लिख दिया। तो हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दो प्रोटॉन और साथ साथ दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 4, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास, तो 2 और 2 4। तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं। तो भाई एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 2 होगा। एटॉमिक मास कितना होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हीलियम इज अल्फा पार्टिकल। कंफर्म हो गया मेरे यहाँ से? तो देख लेते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। दे कंसिस्ट ऑफ, दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप बोलोगे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है यहाँ पे, प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन तो है, लेकिन प्रोटॉन उसका एक पार्ट है। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तो हम इलेक्ट्रॉन को भी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हीलियम न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पार्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक हो गया। अच्छा, ट्राइडियम हैज डबल द नंबर ऑफ, ट्राइडियम क्या होता है, किसके डबल होता है, इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डबल होता है प्रोटॉन के बनस्पत, प्रोटॉन डबल होता है न्यूट्रॉन के बनस्पत, न्यूट्रॉन डबल होता है प्रोटॉन के बनस्पत, क्या किसके बनस्पत डबल होता है। तो इसको समझने के लिए आइसोटोप देखना पड़ेगा भाई। आइसोटोप क्या होते हैं, क्योंकि जाहिर है फिर मैंने वही वाली बात आ जाएगी कि भाई सेम एमसीक्यूज तो नहीं आना। तो आइसोटोप क्या होते हैं हमारे पास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। किसी भी चीज का सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं कि एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन तीन अलग अलग शक्लों के अंदर पाया जा सकता है। तीन अलग अलग चीजें उसकी हो सकती हैं और वो तीन अलग अलग आइसोटोप्स उसके हो सकते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला प्रोटियम। प्रोटियम के अंदर आइसोटोप जरा ध्यान में रहे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर। तो प्रोटियम के अंदर अब दोनों वन वन है। तो भाई मैंने बताया ना कि ज्यादा वाला एटॉमिक मास होगा, कम वाला एटॉमिक नंबर होगा। तो दोनों वन वन है, तो भाई किसी को भी एटॉमिक मास कह दो, किसी को भी एटॉमिक नंबर कह दो। तो एटॉमिक नंबर भी वन, एटॉमिक मास भी वन। तो एटॉमिक मास अगर वन है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हुए, 0। भाई मैं कह रहा हूँ कि मास नंबर वन है, क्योंकि हमने देखा वन है और प्रोटॉन भी कितने थे वहां पे, एटॉमिक नंबर कितना था, मतलब वन था। ये भी वन है और ये भी वन है। तो वन, ये इसको वहां पे लाके माइनस करवाएंगे तो न्यूट्रॉन, वन माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। तो न्यूट्रॉन कितने बच गए हमारे पास, 0 बच गए। ये देखना है पहले बार, एक एटॉमिक मास और एक ही एटॉमिक नंबर। तो अब मैं हमें हमने भी आयोडीन का निकाला ना कि भाई एटॉमिक मास ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर लो, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो भाई ज्यादा वाले तो है ही नहीं, दोनों बराबर है, दोनों को माइनस करो, वन माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रॉन कितने होगा हमारे पास, 0 होगा। इसका मतलब प्रोटॉन तो एक है इसके पास, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, 0।
तो हमने बोला कि भाई फिर वही सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। पहला आइसोटोप इसका प्रोटियम, दूसरा आइसोटोप ड्यूट्रियम, तीसरा आइसोटोप ट्रिटियम। तो ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन होगा, यानी कि एक एटॉमिक नंबर होगा उसका, एटॉमिक मास कितना होगा 2 होगा। और ट्रिटियम के अंदर एक एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास कितना होगा 3 होगा। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 - 1 = 1, तो एक न्यूट्रॉन और एक ही प्रोटॉन। एक प्रोटॉन और 3 - 1 = 2, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो देख लो यहाँ पे 1 एटॉमिक नंबर। हमने बोला आइसोटोप क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होगा डिफरेंट, 3, 2, 1। न्यूट्रॉन का फर्क आता है, आइसोटोप्स बन जाता है। ठीक है। और भी जो है ये तो हाइड्रोजन की हमने बात कर ली कि भाई हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कैसे होते हैं। फिर इसके अलावा जो है हाइड्रोजन के अलावा भी जो है कुछ आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीन के हो गया, या फिर यूरेनियम का हो गया, या फिर कार्बन का हो गया। तो ये जो है इसके अलावा भी हमारे पास आइसोटोप्स मिल जाते हैं, जो कि आपको 9th क्लास की बुक के अंदर पेज नंबर 50 के अंदर आपको मिल जाएंगे। पहले ये देख लो आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, 3 प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, जो भी मैंने आपको बता दिया। फिर यूरेनियम का आइसोटोप्स होते हैं, ये देखो 92, 92, 92। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, 234, 235 और 238। इसके अंदर जितने न्यूट्रॉन्स है एक ज़्यादा कर लो तो ये वाला बन जाएगा, दूसरा आइसोटोप बन जाएगा। और इसके अंदर उससे 3 ज़्यादा न्यूट्रॉन मौजूद है। कार्बन के 3 होंगे, एक का 12, एक का 13, एक का 14, 6 हर तरफ ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। इस तरह क्लोरीन 35 और 37, 35 और 37, 2 आइसोटोप्स के होते हैं। ठीक है। तो प्रोटियम हैज ट्रिटियम, ट्रिटियम जो है हैज डबल द नंबर। क्या डबल है भाई, ट्रिटियम के अंदर क्या डबल है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन डबल है देन द प्रोटॉन। ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डबल होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो करेक्ट आंसर, विच एलिमेंट हैज सेम इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कौन सा एलिमेंट है जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन होंगे और सेम न्यूट्रॉन होंगे। तो ड्यूट्रियम अभी हम पढ़ के आए हैं तो टाइम लगेगा चेक करने में। सेम प्रोटॉन और सेम न्यूट्रॉन। अच्छा लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, एक ही होंगे। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। तो सेम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गया। O-2, भाई माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 गेन किए हुए हैं, 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, 8 2 गेन किए हुए हैं 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं। 16 इसका एटॉमिक मास, तो 16, बल्कि मैंने यहाँ पे शायद लिखा हुआ होगा, ये देखो ड्यूटेरियम तो करेक्ट आंसर हो गया है हमारे पास, हम देख रहे हैं। O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 8 थे, 2 गेन किए हुए 10 हो गए। और फिर न्यूट्रॉन निकालो, 16 एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो 16 में से 8 माइनस किए कितने बच गया, 8 बच गए। तो 8 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन क्या बराबर है, नहीं है। Na प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, 11 थे 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन 10। और फिर वो एटॉमिक मास फॉर्मूला रखा है, एटॉमिक मास 23 होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे लगे माइनस करवाओ 12, 10 और 12 सेम नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रियम ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड, जेम्स चैडविक अभी अभी हमने इत्तेफाक से जो है हीलियम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ लिया जेम्स चैडविक कि भाई जेम्स चैडविक ने क्या किया था। तो जेम्स चैडविक जो है एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे। क्या किया था उन्होंने, क्या किया था उन्होंने, भाई जेम्स चैडविक का जिक्र आया 1932 भी आ गया,
चैडविक भी आ गया। क्या किया है, टॉपिक का नाम पता चल रहा है कि भाई डिस्कवरी की थी किसी की, न्यूट्रॉन की। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवरी की थी, सॉरी, न्यूट्रॉन की। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद व्हेन लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, जब लाइट को पास किया भाई किससे, प्रिज्म से, क्या हुआ, लाइट विच सफर लीस्ट डेविएशन, डेविएशन कहते हैं मुड़ने को, कि भाई सबसे लीस्ट, सबसे कम कौन मुड़ेगा, कौन सा कलर मुड़ेगा। आपको पता है रेनबो कलर्स के बारे में, कि जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, रेनबो कलर्स, जैसी लाइट को पास किया प्रिज्म से तो वो 7 रेनबो कलर्स प्रोड्यूस करता है। अब वो 7 रेनबो कलर जिसको हम विबग्योर का नाम देते हैं, और ये स्टार्ट जो है ना वी 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 से स्टार्ट होता है ना विबग्योर, लेकिन हम जो है इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं, ये नीचे से स्टार्ट होता है विबग्योर, VIBGYOR। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेड आता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। अब देखो सबसे ज्यादा इसके अंदर आप बात करो तो बैंड कौन हो रहा है, वॉयलेट कलर हो रहा है। वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बैंड होता है, और सबसे कम कौन, ऊपर कौन है, रेड है। तो सबसे कम कौन बैंड होता है, रेड कलर बैंड होता है। ठीक है। अब रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है, 7000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे ज्यादा जो है वॉयलेट की, सबसे कम जो है वॉयलेट की होती है, वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। सबसे लीस्ट डेविएशन, मतलब डेविएट मतलब चेंज होना, मुड़ना, तो सबसे लीस्ट डेविएट कौन है, कौन सा कलर है, वो रेड कलर है, लीस्ट डेविएट। और सबसे मोस्ट डेविएट कौन सा कलर होगा, वो वॉयलेट कलर होगा। और जो सबसे लीस्ट डेविएट है कौन सा, रेड कलर, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के। जो सबसे ज्यादा, सबसे कम बैंड हो रहा है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और वो होगी सबसे कम होगी, जो भाई जो ज्यादा बैंड हो रहा है उसकी कम, कम कितनी, 4000। जो सबसे कम बैंड हो रहा है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और वो कितनी, 7000। तो यही वो रेंज है 4000 से 7000, जो इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। इन 4000 से कम वाली वेवलेंथ वाली कोई सी भी लाइट होगी इंसान को नहीं दिखेगी। 7000 से ज्यादा की वेवलेंथ की कोई भी लाइट होगी वो इंसान नहीं देख सकेगा। सही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसान के कानों की सुनने की आवाज की एक रेंज होती है, और वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवाज तक की आवाज इंसान के कान जो है सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाली कोई भी चीज होगी इंसान के कानों को सुनाई वो नहीं देगी। 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज वाली कोई भी चीज होगी वो भी इंसान के कानों को सुनाई नहीं देगी। जिस तरह अगर आप बोलोगे भाई एक चूटी की कोई आवाज होती है क्या, चूटी की कोई आवाज नहीं होती, ऐसे ही कहोगे। लेकिन चूटी की भी आवाज होती है, लेकिन वो सुनाई क्यों नहीं देती, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो इसलिए हमारे कानों को वो सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो इसी तरीके से जो है ये चलता है सिलसिला। अच्छा, अब 4000 से कम, भाई कोई ना कुछ तो होगी ना, कोई ना कोई ऐसी होगी जो 4000 से कम की वेवलेंथ होगी उसकी। तो वो जो है कौन फिर कहाँ पे लाई करेगी, ये तो विजिबल रीजन हो गए 4000 7000, जो इंसान अपने आंखों से देख सकता है, विजिबल रीजन हो गए कि इंसान को विजिबल है। अब क्योंकि सबसे 4000 पे कौन है, वॉयलेट है, तो उससे कम वाली जितनी भी होगी उसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रीजन का। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। तो उसका मतलब क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपने समझनी है भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी 4000 से कम होगी। और रेड आ रहा है सबसे ज्यादा पे, 7000 पे रेड है, तो उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी रेड की वजह से इंफ्रारेड, आप लोगों ने सुना होगा इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन को उसको नाम हम दे देते हैं। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का अक्सर मैंने एमसीक्यूज देखे हैं इस कॉन्सेप्ट से बनते हुए, तो उसको जरा कॉन्सेप्ट को सही से समझ लीजिएगा। अच्छा, आगे आते हैं भाई। ये तो हो गया, 15 तक हो गया। अब दो एमसीक्यूज और करते हैं और फिर जो है टाटा बाय बाय करेंगे। इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, किसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे।
तो ये तो आप जो है खुद ही से देखेंगे कि भाई एटॉमिक मास इसका कितना है। एटॉमिक मास में से आपने एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो क्या न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन बराबर हैं कि नहीं है? चारों की बारी बारी आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, लाजमी, केमिस्ट्री पढ़ने का पहला असूल है। तो आप खुद से देख लेंगे। फ्रॉम विच पीरियड डज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग? कौन सा पीरियड से, कौन से पीरियड से जो है बिलोंग करता है? अच्छा, ये एक जो है थोड़ा सवाल आ गया ऐसा कि इसके लिए समझना ही पड़ेगा। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने करी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए पीरियड कैसे बता सकते हैं? तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपसे पूछ रहे थे भाई पीरियड बताओ, तो यहाँ पे मैंने तो लिख दिया 4 पीरियड, तो आप तो देख के बता सकते हो। लेकिन कैसे? भाई ये जो नंबर है ना, सिंपल है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, जस्ट इनमें पूरी सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो पीरियड हो जाएगा। तो आप देख के बता सकते हो कि भाई सबसे बड़ा नंबर जो है हमारे पास कौन सा है, इसके अंदर 4 है, तो 4 जो है हमारा पीरियड बन जाएगा। तो इसलिए 4 पीरियड ब्लॉक। एडिशनली मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉक अगर बताना हो तो ब्लॉक कैसे बता सकते हैं? एसपीडीएफ 4 ब्लॉक पढ़े ना, तो एस होगा, पी होगा, डी होगा या फिर एफ होगा। तो ब्लॉक भाई जिस पे खत्म होगा, 4 होता है ना एसपीडीएफ, तो बीच में जो भी आ रहा है एस पी, एस पी, एस आ जा रहा है, खत्म किस पे हो रही है? डी पे खत्म हो रहा है। तो डी पे खत्म हो रहा है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? डी ब्लॉक हो जाएगा। डी की जगह पी पे खत्म होता तो पी ब्लॉक हो जाता। डी पे खत्म हो रहा है तो डी ब्लॉक। ग्रुप कैसे बताया भाई? 5 है, ग्रुप कैसे पता चला? डी का देखो, तीसरा खत्म किस पे हो रहा है? डी पे खत्म हो रहा है तो ब्लॉक तो हो गया। अब डी का क्या है भाई? तीसरा है। तो डी का तीसरा, हम अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर आए तो डी, ये देखो डी, ये डी है, डी का तीसरा। डी का पहला कौन सा है? यहाँ पे देखो, डी जो है ना स्टार्ट होता है 3 बी से। सेकेंडरी कर लेते हैं लेकिन पता नहीं होता भाई डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डी ब्लॉक भाई 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डी का पहला, डी का 1 होता है इसका मतलब 3 बी, डी का दूसरा होता है तो इसका मतलब 4 बी, डी का तीसरा है तो इसका मतलब ग्रुप देख लो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 बी। तो इस तरह बता दिया कि भाई ग्रुप क्या होगा, 5 बी, क्योंकि डी का तीसरा है। तो जो भी डी का पहला होता है ये, दूसरा होता है ये, तीसरा होता है ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, 7, 8, 9, 10 डी का नाम होता है। तो देख लो जो भी ऊपर दिख रहा है आपको, 1 बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं इन तीनों में से, आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पेपर के अंदर काफ़ी से सवाल बनते हैं, तो इसको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।